प्रिय विद्यार्थियों, आप सबका पुनः स्वागत है मेरे YouTube चैनल अपना इकोनॉमिक्स में। आज के वीडियो में हम कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक के संघवाद नामक पाठ के प्रश्नोत्तर को समझेंगे। इसके जो पहले वीडियो मिला आपको, उस वीडियो में सत्ता की साझेदारी के प्रश्नोत्तर मैंने समझाए हैं। यदि आपने नहीं देखे हों, यदि आपको देखना हो तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। यहाँ पर हम प्रश्नों के उत्तर को समझते जाएंगे। तो पहले शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न इसमें है कि भारतीय संघ का गठन किस सिद्धांत पर हुआ। यानी जब हमारा जो संघवाद लागू हुआ, संघीय व्यवस्था हमारे देश में आई, तो वो किस सिद्धांत पर आधारित है। तो भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ है। अगला प्रश्न है, शक्तियों के बंटवारे के संबंध में कोई विवाद होने पर फैसला कौन लेता है। तो बच्चों, जब शक्तियों के बंटवारे के संबंध में कोई विवाद हो जाता है, यानी किन्हीं राज्यों के बीच में या केंद्र सरकार और राज्यों के बीच में जब शक्तियों के बंटवारे के संबंध में कोई विवाद होता है, तो ऐसी स्थिति में फैसला उच्च न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय में ही होता है। उच्च न्यायालय को हाई कोर्ट कहते हैं और सर्वोच्च न्यायालय को सुप्रीम कोर्ट या फिर उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, संघीय व्यवस्था जब सिर्फ बड़े देशों के अनुकूल है तो बेल्जियम ने इसे क्यों अपनाया। आपने पहले पढ़ा होगा पाठ में कि संघीय व्यवस्था के बारे में जो पाठ दिया है, इसमें बताया है कि यह व्यवस्था बड़े देशों के लिए अनुकूल है। तो बेल्जियम ने इसे क्यों अपनाया, क्योंकि बेल्जियम तो एक छोटा सा देश है, आपने पहले अध्याय में पढ़ा होगा। तो बेल्जियम ने संघीय व्यवस्था को इस कारण से अपनाया क्योंकि उस राष्ट्र में जाति और भाषा के आधार पर अनेक विभिन्नताएं मौजूद हैं। यानी वहाँ पर अलग अलग जाति के और भाषा को बोलने वाले लोग हैं, तो अलग अलग इनकी विभिन्नताएं हैं और राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए उन्होंने ऐसा किया। तो हम इसको एक बार और समझ लेते हैं कि बेल्जियम ने संघीय व्यवस्था को इस कारण से अपनाया क्योंकि उस राष्ट्र में जाति तथा भाषा के आधार पर अनेक विभिन्नताएं मौजूद हैं और राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए ऐसा करना जरूरी था, अनिवार्य था। अगला प्रश्न है, एकात्मक सरकार से क्या आशय है। यानी कि एकात्मक सरकार कौन सी होती है। तो एकात्मक सरकार के अंतर्गत केंद्रीय सरकार के पास ही सारे अधिकार होते हैं। यानी जिन देशों में केंद्रीय सरकार के पास ही सारे अधिकार, सारे पावर होते हैं, तो ऐसी सरकार को हम एकात्मक सरकार कहते हैं। अगला प्रश्न है, अधिकार क्षेत्र क्या है। तो अधिकार क्षेत्र क्या है। अधिकार क्षेत्र एक ऐसा दायरा है जिस पर किसी का वैधानिक अधिकार हो। यह दायरा भौगोलिक सीमा के अंतर्गत परिभाषित होता है अथवा इसके अंतर्गत कुछ विषयों को भी रखा जा सकता है। अगला प्रश्न है कि 3 ऐसे राज्यों के नाम बताइए जिन्हें बड़े राज्यों को काटकर बनाया गया। तो हमारे भारत देश में जैसे हमने देखा कि बंटवारा कैसे ही है, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को बनाया गया, उत्तर प्रदेश से विभाजित करके उत्तराखंड का निर्माण हुआ और बिहार को काट करके, यानी कि बिहार की जो हिस्सेदारी अलग से करके झारखंड राज्य को बनाया गया है। तो आपको याद रख लेना है 3 ऐसे राज्य कौन से हैं जिन्हें कि पहले बड़े राज्य थे, उन्हें बाद में 2 राज्यों में बदल दिया। यानी मध्य प्रदेश से विभाजित करके छत्तीसगढ़ बना, उत्तर प्रदेश से विभाजित करके उत्तराखंड और बिहार राज्य को विभाजित करके झारखंड का निर्माण किया गया। अगला प्रश्न है, गठबंधन सरकार से क्या आशय है, क्या अर्थ है। तो गठबंधन सरकार क्या होती है। गठबंधन सरकार एक से ज़्यादा राजनीतिक पार्टियों द्वारा मिलकर के जब सरकार बनाई जाती है, यानी सरकार मिलकर के बनती है जिसमें एक से ज़्यादा पार्टियां होती हैं, उस सरकार को गठबंधन की सरकार कहते हैं। आमतौर पर गठबंधन में शामिल दल एक राजनीतिक गठजोड़ करते हैं और एक साझा कार्यक्रम स्वीकार करते हैं। यानी जब कुछ दल मिलकर के सरकार बनाते हैं, जब किसी एक दल को पूरा बहुमत नहीं मिलता है, तो फिर मिलकर के सभी दल, 2 या 2 से अधिक दल, जिसमें कम से कम 2 दल तो शामिल होना जरूरी है, तो 2 या 2 से अधिक दल जब मिलकर के सरकार बनाते हैं तो इस सरकार को गठबंधन की सरकार कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ में कितने राज्य और कितने संघीय क्षेत्र हैं। तो वर्तमान समय में भारतीय संघ में 28 राज्य हैं और संघ द्वारा शासित क्षेत्र, जिन्हें हम केंद्र शासित प्रदेश भी कहते हैं, उनकी संख्या
8 है। तो आपको याद कर लेना है, राज्यों की संख्या 28 है और संघ शासित क्षेत्र 8 हैं। अगला प्रश्न है, एकात्मक शासन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। एकात्मक शासन वह होता है जिसके अंतर्गत संविधान के द्वारा शासन की समस्त शक्तियां केंद्र सरकार में निहित कर दी जाती हैं। यानी संविधान के द्वारा ही केंद्र सरकार को सर्वोच्च शक्तिशाली बना दिया जाता है और स्थानीय सरकारों का अस्तित्व एवं शक्तियां केंद्र सरकार की इच्छा पर निर्भर करती हैं। यानी एकात्मक शासन वाली जो सरकारें हैं वहाँ पर क्या होता है, सारी की सारी शक्तियां, सत्ता की सभी शक्तियां केंद्र सरकार के पास होती हैं और ये कैसे, संविधान के द्वारा इनको केंद्र सरकार को पूरी शक्तियां मिल जाती हैं और यही सरकारें यानी जो केंद्रीय सरकार है यही अपने जो अधिकार हैं, जो अस्तित्व की जो शक्तियां हैं वो अपने हिसाब से अपने से निचले स्तर की जो स्थानीय सरकार हैं उनको दे सकती हैं या प्राप्त कर सकती हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन होता है, केंद्रीय सरकार एकात्मक शासन में। अगला प्रश्न है, संघीय शासन व्यवस्था क्या है। संघीय शासन व्यवस्था क्या है, देखिएगा, जिन राज्यों में संविधान के द्वारा ही केंद्रीय सरकार और प्रांतीय सरकारों के बीच शक्ति का विभाजन कर दिया जाता है। बच्चों याद रखना कि जिन राज्यों में, जिन देशों में संविधान के द्वारा ही केंद्रीय सरकार और उसकी जो प्रांतीय सरकार यानी प्रदेश की सरकार हैं उनके बीच शक्ति का विभाजन जब कर दिया जाता है, ऐसा प्रबंध कर दिया जाता है कि इन दोनों पक्षों में से कोई एक अकेला इस शक्ति विभाजन में परिवर्तन ना कर सके, तो उसे ही क्या कहते हैं, संघात्मक शासन कहते हैं। संघीय शासन व्यवस्था वही है। तो आप देख लीजिए कि जिन राज्यों में संविधान के द्वारा ही केंद्रीय और प्रांतीय सरकार हुई शक्ति का विभाजन कर दिया जाता है और कोई एक या केंद्र सरकार या राज्य सरकार एक ही पक्ष कभी भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, शक्ति विभाजन में परिवर्तन ना कर सके, उसे संघात्मक शासन कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच विधायी अधिकार 3 हिस्सों में बांटे गए हैं, उनका वर्णन कीजिए। यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो अधिकार हैं, विधायी अधिकार हैं, उनको 3 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से हैं, उनका वर्णन करना है। इसी को हम इस प्रकार से भी पूछ सकते हैं कि केंद्र और राज्यों में सत्ता का विभाजन कैसे हुआ है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो हमें पता है भारतीय संविधान के अनुसार यहाँ पर भारत में 3 सूचियाँ हैं, एक संघ सूची, एक राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संघ सूची की। संघ सूची में कौन कौन से विषय आते हैं। संघ सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। इनका महत्व राष्ट्रीय स्तर का होता है, स्थानीय स्तर का महत्व नहीं होता है। पूरे देश के लिए इन मामलों में एक ही तरह की नीतियों की आवश्यकता है, इसी कारण इन विषयों को संघ सूची में रखा गया है। संघ सूची में शामिल विषयों के बारे में कानून बनाने का जो अधिकार है वह केवल किसको है, केंद्र सरकार को है। तो आपको ये विषय याद रख लेना है। वैसे तो विषय और भी हैं लेकिन प्रमुख विषय यही हैं जो आपके यहाँ पर दिख रहे हैं, जैसे प्रतिरक्षा है, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार, मुद्रा, ये सब राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। इनको कहाँ रखा गया है, संघ सूची में। और इस संघ सूची में जो विषय शामिल हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है। अगला विषय है, अगली सूची है राज्य सूची। राज्य सूची में कौन कौन से विषय शामिल हैं। राज्य सूची में पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय हैं। राज्य सूची में वर्णित विषयों के बारे में सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। एक बार फिर देख लेते हैं राज्य सूची। इस सूची में पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे जो प्रदेश स्तर के, स्थानीय स्तर के जो विषय होते हैं, स्थानीय महत्व के विषय होते हैं, उन्हें राज्य सूची में शामिल किया गया है। और राज्य सूची में जो विषय रहते हैं उन पर जो कानून बनाना है वो कौन बना सकता है, राज्य सरकार बना सकती है। तीसरा जो विषय है वह है समवर्ती सूची। तीसरा विषय कौन सा है, समवर्ती सूची।
तो इस समवर्ती सूची में क्या होता है? समवर्ती सूची में शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे विषय हैं। यहाँ यह ध्यान रखना है कि समवर्ती सूची एक ऐसी सूची है जो दोनों ही यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की साझी जिम्मेदारी में आते हैं। यानी इन विषयों पर दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, लेकिन किसी कारण से कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो फिर संघ सरकार का यानी केंद्र सरकार का जो फैसला रहता है वही लागू होता है। तो समवर्ती सूची पर दोनों सरकारें अपने अपने स्तर से कानून बना सकती हैं, दोनों को अधिकार रहता है, दोनों बना सकती हैं। अगला प्रश्न है ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बारे में बताइए। तो ग्राम पंचायत कहाँ रहती हैं? गाँव में रहती हैं। तो जो बच्चे गाँव से आते हैं उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा, उनके गाँव में एक सरपंच साहब होंगे, कुछ पंच रहते हैं जो वार्ड के मेंबर होते हैं, तो उसके बारे में बताना है। तो ग्राम पंचायत प्रत्येक गाँव में, और कभी कभी जब गांव छोटे होते हैं तो कुछ गांव को मिला दिया जाता है और फिर पंचायत बनाते हैं। तो प्रत्येक गांव और कुछ राज्यों में ग्राम समूह में एक ग्राम पंचायत होती है। यह एक तरह की परिषद होती है जिसमें कई सदस्य और एक अध्यक्ष होता है। तो हमें पता है अध्यक्ष को क्या कहते हैं, अपने यहाँ पर सरपंच कहते हैं, और सदस्य वार्डों से चुने जाते हैं और उन्हें सामान्यतः पंच कहा जाता है। तो पंचायत के जो सदस्य होते हैं उन्हें पंच कहा जाता है, अध्यक्ष को प्रधान या सरपंच कहा जाता है। इनका चुनाव गांव अथवा वार्ड में रहने वाले सभी वयस्क लोग मतदान के द्वारा करते हैं। वयस्क लोग कौन होते हैं? जिनकी आयु 18 वर्ष से या उससे अधिक होती है। तो ऐसे लोग चुनाव में भाग लेते हैं, मतदान करते हैं। पूरे पंचायत के लिए फैसला लेने वाली ये संस्था होती है जिसे अपन क्या कहते हैं? ग्राम पंचायत। इसी में एक ग्राम सभा भी है। पंचायतों का कार्य ग्राम सभा की देखरेख में चलता है। गांव के सभी मतदाता इसके सदस्य होते हैं। जितने भी मतदाता गांव में हैं वे सभी मतदाता इस ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। इसे ग्राम पंचायत का बजट पास करने और इसके कामकाज की समीक्षा के लिए साल में कम से कम 2 या 3 बार बैठक करना होती है। तो ग्राम सभा की बैठक 2 या 3 बार साल में होती है। तो आप ये देख चुके हैं कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बारे में आपने बता दिया। यदि ग्राम पंचायत के बारे में आए तो आप बता सकते हैं, वहाँ एक सरपंच होते हैं और कुछ पंच होते हैं, और ग्राम सभा जितने भी गाँव के लोग रहते हैं, मतदाता होते हैं, वे सभी ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। आगे प्रश्न है कि संघीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं बताइए, या संघीय व्यवस्था की विशेषताएं बताइए। ये प्रश्न 2023 की परीक्षा में पूछा गया है। तो यहाँ पर मैंने कुछ जो हाईलाइट कर रखा है, चिन्हित कर रखा है, आप उन पॉइंट को अच्छे से याद कर लीजिए। संघीय शासन व्यवस्था की कुछ विशेषताएं हैं, देखते हैं। यहाँ सरकार 2 या अधिक स्तर वाली होती है। जैसे अपने भारत में एक केंद्र सरकार है, फिर अलग अलग राज्यों की सरकार हैं, और यहाँ पर स्थानीय स्तर पर सरकार भी है। तो यहाँ क्या होता है? संघीय शासन व्यवस्था में सरकार 2 या अधिक स्तर वाली होती है। अगला इसकी विशेषता है अलग अलग राज्य की सरकारें अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, क्योंकि नागरिक वही हैं, वही प्रदेश के निवासी हैं और वही देश के निवासी हैं। तो अलग अलग स्तर की जो सरकारें हैं उसी नागरिक समूह पर शासन करती हैं। अगला पॉइंट है कि विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लिखित होते हैं। कहाँ लिखे होते हैं? संविधान में, यानी संविधान में उनका विवरण होता है, दर्ज होती है जानकारी। अगला जो इसका बिंदु है कि संविधान के मौलिक प्रावधानों में किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती है। जब संविधान के मौलिक प्रावधानों में कोई बदलाव की जरूरत हो तो कोई एक स्तर की सरकार उसमें बदलाव नहीं कर सकती है। अगला जो बिंदु है कि वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित हैं। राजस्व के मतलब जहाँ अपन जैसे कर एकत्रित करते हैं, शुल्क लिया जाता है, तो इनके लिए अलग अलग स्रोत निर्धारित कर दिए जाते हैं। यानी कुछ पर केवल केंद्र सरकार टैक्स लेती है, कर लेती है, अपने पास से स्वयं से व्यय करती हैं, और इसी प्रकार से राज्य सरकार और स्थानीय सरकारें अलग अलग अपने से आय प्राप्त करती हैं। अगला प्रश्न है भारत की भाषा नीति पर टिप्पणी लिखिए कि भारत में किस भाषा को ज़्यादा महत्व दिया गया है, कितनी भाषाएं प्रचलन में है, ये हमें बताना है। तो भारत में जो संविधान है, तो भारतीय संविधान में
किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। ध्यान रखना है बच्चों, किसी भी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। यहाँ हिंदी को राजभाषा माना गया। हिंदी को क्या माना गया है? राजभाषा। हिंदी सिर्फ 40% भारतीयों की मातृभाषा है। ये थोड़ा सा अभी संदेह की स्थिति में है। कुछ पुस्तक में आपकी जो NCERT की पुस्तक है, एक जगह पे लिखा है 44% के लगभग और एक जगह लिखा हुआ है 40%। तो आप इसका और अच्छे से समझ लीजिएगा अपने शिक्षक के माध्यम से भी। कि फिर से दोहराता हूँ इसे, कि भारत के संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। हिंदी को राजभाषा माना गया है। हिंदी को क्या माना है? राजभाषा। हिंदी सिर्फ 40% भारतीयों की मातृभाषा है, इसलिए अन्य भाषाओं के संरक्षण के अनेक उपाय भी किए गए। संविधान में हिंदी के अतिरिक्त 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। ये अनुसूचित भाषाएं कौन सी हैं? इनके बारे में भी आपने पढ़ा होगा पाठ्य पुस्तक में। कुल मिला के अनुसूचित भाषा कितनी है? 22 हैं। हिंदी के अलावा 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया। अनुसूचित क्यों है? क्योंकि इनको संविधान की अनुसूची में इनकी नाम दर्ज हैं। जो संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें इन 21-1 यानी कि 21 अन्य भाषाएं और हिंदी भाषा को अनुसूची में दर्ज किया गया है। केंद्र सरकार के किसी पद का उम्मीदवार इनमें से किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है। जो 22 भाषाएं इनमें से किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है, बशर्ते उम्मीदवार इसको विकल्प भाषा के रूप में चुने। उसको पहले इसका विकल्प का चुनाव करना पड़ेगा कि वो किस भाषा में अपना उत्तर देना चाहते हैं। राज्यों की अपनी राजभाषाएं हैं। राज्यों का अपना अधिकांश कार्य राजभाषा में ही होता है। तो ये हो गई हमारी भारत की भाषा नीति। अगला जो प्रश्न है कि सन 1992 के संविधान संशोधन से पहले और बाद में स्थानीय शासन के 2 महत्वपूर्ण अंतर बताइए। यानी हमें ये बताना है कि जो 1992 में भारतीय संविधान में संशोधन किया गया, इसके पहले और बाद में जो स्थानीय शासन है यानी अपनी जो पंचायत हैं, नगर पंचायत हैं, इनमें कुछ अंतर आया या वैसे के वैसे हैं। तो आइए हम देखते हैं 1992 के पहले की स्थिति कैसी थी और बाद में कैसी। 1992 से पहले स्थानीय सरकारों का नियमित रूप से चुनाव नहीं होता था। बच्चों, जो स्थानीय सरकार है यानी नगर पंचायत है, ग्राम पंचायत है, इनका चुनाव 1992 के पहले नियमित रूप से चुनाव नहीं होते थे। लेकिन 1992 के पश्चात स्थानीय सरकारों का नियमित रूप से चुनाव कराने को संवैधानिक रूप से अनिवार्य बना दिया गया। मतलब अब संविधान में ऐसा संशोधन हो गया कि यहाँ पर नियमित रूप से चुनाव कराना जरूरी है, अनिवार्य है। अगला जो इसका अंतर है कि स्थानीय सरकार की स्वयं की शक्तियाँ अथवा आय के स्रोत नहीं थे। 1992 के पहले क्या था? स्थानीय सरकार की स्वयं की शक्तियाँ और आय के स्रोत नहीं थे। और 1992 के बाद में राज्य सरकारों से अपेक्षा की जाती है कि अपनी कुछ शक्तियाँ और आय के जो स्रोत हैं उन्हें स्थानीय सरकारों के साथ साझेदारी करें। यानी 1992 के बाद जो स्थानीय सरकार है उसमें काफ़ी कुछ सुधार हुआ है, उनके अधिकार बढ़े हैं। आप इन अंतर से समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूपों की क्या क्या अंतर है वो बताना है। इसे उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करना है। तो हमें बताना है संघीय सरकार और एकात्मक सरकार में क्या अंतर होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं संघीय सरकार या संघात्मक सरकार। संघात्मक शासन की और एकात्मक शासन के बीच में हम अंतर देखते हैं। तो संघात्मक शासन में 2 स्तर वाली सरकारें काम करती हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, जैसे भारत है, अमेरिका आदि। यानी कम से कम 2 स्तर वाली सरकारें होती हैं संघात्मक सरकार। और जबकि एकात्मक शासन में एक स्तरीय सरकार होती है, यही पूरे देश के लिए कानून बनाने और लागू करने का काम करती है, जैसे कि ब्रिटेन में, फ्रांस में। इसके बाद में संघात्मक शासन में दोनों प्रकार की सरकारों को अपने अधिकार संविधान द्वारा प्राप्त होते हैं, जिससे कोई सरकार दूसरी सरकार पर नियंत्रण ना कर सके। तो ये कहाँ वर्णन होता है अधिकारों का? संविधान में। और एकात्मक सरकार में, एकात्मक शासन में एक ही सरकार प्रमुख होती है, वह अपनी सुविधा के लिए राज्य सरकारों का निर्माण करती है। अगला अंतर है संघात्मक शासन में संविधान में संशोधन एक जटिल प्रक्रिया के द्वारा होता है। यानी जब संविधान में संशोधन करना हो तो बड़ा जटिल कार्य रहता है, बड़ा मुश्किल कार्य रहता है। और एकात्मक शासन में संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया बहुत सरल होती है।
एक और प्रश्न है कि भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता और उससे अलग एक विशेषता को बताना है। यानी भारतीय संविधान और बेल्जियम के जो संविधान है, इसमें जो संघीय व्यवस्था बनाई गई है, संघीय व्यवस्था का पालन हो रहा है, इसमें क्या एक ऐसी विशेषता है जो दोनों देशों में लागू है और एक ऐसा क्या अंतर है, हमें बताना है। तो भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता है। बेल्जियम और भारत दोनों में संघीय व्यवस्था है और इनमें त्रिस्तरीय सरकारें हैं। जैसे भारत में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और यहाँ पर स्थानीय सरकार, मतलब 3 स्तर की सरकारें हैं। इसी प्रकार की व्यवस्था बेल्जियम में है। और आगे हम अंतर देखते हैं कि भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से एक अलग विशेषता क्या है। तो भारत में तीसरे स्तर पर जो स्थानीय स्वशासन है, जबकि बेल्जियम में तीसरे स्तर पर क्या है, सामुदायिक सरकार है। तो ये अंतर हो जाएगा स्थानीय स्वशासन और सामुदायिक सरकार का। और आप सबको ये वीडियो आपने देखा, इसकी कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, इनकी तैयारी मैं आपको अलग से करा दूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।